तो हाँ जी भाई जनता, क्या हालचाल, आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। और जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि आपको बहुत कम समय में आज कंप्लीट मैकेनिक्स इस एक पर्टिकुलर सेशन में रिवाइज करा दूँ। आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में मैं आपको कंप्लीट जो मैकेनिक्स है वो रिवाइज कराने वाला हूँ। और बहुत ज़्यादा आप नोट्स खोल के पढ़ना पलटते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए एक रामबाण इलाज होने वाला है कि कंप्लीट आधे घंटे में आपको फिजिक्स जो है वो रिवाइज हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, पूरा एक माइंड में रिकैप जो है वो आ जाने वाला है, क्विक रिविजन करने वाले। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट मैकेनिक्स का भी कंप्लीट फिजिक्स का भी रिवीजन आपको कराऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना कि यार और बचे हुए जो यूनिट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स वगैरह, तो इनका भी रिवीजन मैं आपको वैसे आधे आधे घंटे के सेशंस में कंप्लीट यूनिट्स का रिवीजन जो है आपको करा दूंगा। तो आज के रिवीजन की हम शुरुआत करते हैं। तो काइनेमैटिक्स से शुरुआत करते हैं। काइनेमैटिक्स की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पास वेलोसिटी से होती है। वेलोसिटी एक्सीलरेशन की रिलेशन से होती है। वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv/dt। इसके हम ग्राफ से बहुत सारी डेटा भी निकाल सकते हैं। अगर हम xt कर्व का ग्राफ देख रहे हैं तो वहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर हम vt कर्व का ग्राफ देख रहे हैं तो उस vt कर्व की स्लोप हमें एक्सीलरेशन दे देगी। vt कर्व का हमारा एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दे देगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं इनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हमारे पास तीन जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, यही सारी पूरी काइनेमैटिक्स को डिसाइड करती है कि सबसे पहली v = u + at, सेकंड हमारे पास s = ut + ½ at², और थर्ड हमारी v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशंस हमारे पास बहुत ज्यादा काम की होती हैं और इसी से हमारे पास जो मोशन अंडर ग्रेविटी है वो बनता है। अगर हम 1D मोशन की बात करें तो 1D मोशन में अगर हम बॉल को u वेलोसिटी से उछाल रहे हैं तो जो उसको जाने में टाइम लगता है वो लगता है u/g, आने में लगता है u/g। तो टोटल टाइम कितना लगता है? 2u/g। कितनी हाइट तक जाती है? u²/2g। ये कहां से निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं हम सारा का सारा इक्वेशन ऑफ मोशन से कि अगर हम अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 कर दे रहे हैं और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो यहां से टाइम जो है वो u/g निकल करके आ जा रहा है। सिमिलरली हमारे पास जो अपर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जब 0 कर रहे हैं तो वहां से हमारे पास थर्ड इक्वेशन लगा करके हम वहां से मैक्सिमम हाइट भी निकाल पा रहे हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले 1D मोशन की बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली अगर हम मान लो ऊपर से किसी पार्टिकल को फेंक रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो फिर हमारे पास सेम चीजें होती हैं कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें तो पहले तीन इक्वेशन जो है वो हमारे पास इसको गवर्न करते हैं। ठीक है साहब, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसके बाद अगर हम 2D मोशन को इसी में इंक्लूड कर देते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, उसको हम किसी h हाइट की बिल्डिंग से फेंक देते हैं। h हाइट की बिल्डिंग से हमने पार्टिकल को फेंक दिया। पार्टिकल को फेंकते हैं तो हमें इन दोनों मोशन को अलग अलग एनालाइज करना पड़ता है। y एक्सिस को अलग, x एक्सिस को अलग। y एक्सिस में हमारे पास हमें दिख रहा है कोई भी हमारे पास वेलोसिटी जो है नहीं दी गई है। इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि x और y एक्सिस के जो मोशन होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। x एक्सिस के जो वेरिएबल्स होते हैं या जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो y एक्सिस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और y एक्सिस वाले x एक्सिस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो इसका मतलब अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल में फेंका है तो वर्टिकल में हमारे पास कोई वेलोसिटी नहीं है। इसका मतलब आने में जो टाइम लगने वाला है वो लगने वाला है अंडर रूट हमारे पास जब हम करेंगे s = ½ gt², h = ½ gt², अंडर रूट h/g 2h/g सॉरी अंडर रूट 2h/g जो है टाइम लगने वाला है। और उससे जब हम रेंज निकालेंगे तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी वेलोसिटी जो इस तरफ को थी u और अंडर रूट 2h/g को मल्टीप्लाई करके रेंज जो है वो निकल आएगी। सिमिलरली अब अगर हम करते हैं कि 2D में डायरेक्टली हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराना चाहते हैं, हम किसी थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंकते हैं। सबसे पहली बात, उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है u cos थीटा, दूसरा होता है u sin थीटा। हाँ सर, ये तो पता है अपने को। तो हमारे पास जो ऊपर से नीचे जाकर के आने का टाइम पीरियड होता है टोटल, वो कितना होता है? 2u sin थीटा/g। हमेशा ध्यान रखना कि जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 2uy/ay। तो ay क्या है? y एक्सिस का एक्सीलरेशन, और uy क्या है? y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी। फिर हम बात करते हैं हमारे पास अगर टाइम पीरियड 2u sin थीटा/g आ गया तो कितनी हमारे पास हाइट होती है? हाइट कितनी होती है? uy²/2ay। मतलब इसमें क्या हो जाएगा? u² sin² थीटा/2g, u² sin² थीटा/2g। फिर इसके बाद हमारे पास रेंज का जब हम फॉर्मूला निकाल रहे होते हैं तो रेंज हमारे पास कितनी आती है? 2ux uy/ay। मतलब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला आपको बोल रहा हूं जिससे हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर अगर मैं इस प्रोजेक्टाइल में इस चीज को लिखूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? u² sin 2 थीटा/g। ठीक है सर, ये तो बात अपने को समझ आती है। फिर हम जब कंबाइन करके सारी चीजों को इसकी ट्रेजेक्टरी निकालने की कोशिश करते हैं तो ट्रेजेक्टरी कितनी आती है? y = x tan थीटा - gx² 2u² cos² थीटा। हाँ सर, हमने ऐसे ट्रेजेक्टरी भी निकाल ली। अब क्या होता है, इसमें बहुत सारे सवाल इनको मिला करके बनाए जा सकते हैं कि हमारे पास ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे दिया गया और हमसे पूछ दिया गया बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितने एंगल पे फेंका गया। तो जो हमें ट्रेजेक्टरी का हमने इक्वेशन याद करा हुआ है, इस ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन को हम कंपेयर करा देंगे हमारे गिवन क्वेश्चन से और वहां से हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है सर, ओके। दूसरी चीज हमारे पास ट्रेजेक्टरी का एक और इक्वेशन बनता है, इसके फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या होता है? y = x tan थीटा और ब्रैकेट में 1 - x/r।
यहां से भी हमारे पास ट्रैजेक्टरी के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। फिर हमसे पूछ सकता है कभी-कभी कि रेंज मैक्सिमम कब होती है, रेंज मैक्सिमम होती है थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे। फिर उसके बाद हमारे पास दो पर्टिकुलर एंगल जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जैसे 30 और हमारे पास 60 हो गया, 45 हो गया, 20 और 70 हो गया, इनके लिए रेंज हमेशा सेम आती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज हमेशा सेम आती है। थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए रेंज मैक्सिमम होती है, ठीक है सर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इस पे हमारे पास रेनमैन प्रॉब्लम्स हो, या हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम्स हो, या हमारे पास बहुत अलग अलग तरह के सवाल यहाँ पर बनते हैं, तो वो हमारे पास सिंपल इसी एक फॉर्मूले का एप्लीकेशन होता है। जैसे मैं बोल दूं कि रिवर बोट प्रॉब्लम है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं, जैसे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है और वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है। वेलोसिटी ऑफ बोट वो होती है जो हम ग्राउंड से देखते हैं। जैसे मान लो आपसे बोल दिया गया कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज 20 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकंड से भाग रही है, इसका मतलब पानी अगर बह रहा होगा तो 20 से नहीं भागेगी, 20 से ज्यादा से भागेगी। तो ग्राउंड से जो देख रहे होंगे वो 20 से ज्यादा दिख रही होगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, जो स्टिल वाटर वाली थी, यानी 20, और मान लो रिवर की रफ्तार 10 है, तो टोटल कितनी हो गई 30। इसका मतलब ग्राउंड से 30 दिखेगी, तो वीवी कितना है 30 और वीबीआर कितना है 20। तो ये डेटा पहचानना मेन काम है, बाकी फॉर्मूले में पुट करके जो भी पूछा जाए हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यहां तक हमने बात कर ली काइनेमैटिक्स की, पहला चैप्टर यहां से काइनेमैटिक्स खत्म होता है, ठीक है साहब, ओके। इसके बाद क्या आता है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हमें क्या याद रखना है, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहले बात आती है कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे पास हमें किसी भी 2-3 सिस्टम जो होते हैं उनके अलग अलग एक्सीलरेशंस या वेलोसिटी के बीच में रिलेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। मैं यहां से थोड़ा थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाते हुए चलूंगा। कंस्ट्रेंट मोशन में हमारे पास क्या होता है कि अगर मान लो ये इस तरह से पुली है, ये इस तरह से ब्लॉक्स लगे हुए हैं, और यहां पर पुली मान लो वीपी वेलोसिटी से जा रही है, ये हमारे पास मान लो वीए वेलोसिटी से जा रहा है, ये वीबी वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना हमें जो पॉइंट्स मार्क करने होते हैं 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हमने मार्क करे। और अगर हमारा कोई पॉइंट मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रस्सी की लंबाई को घटा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव कर देंगे, यानी माइनस का वीए। ये ऊपर जा रहा है नहीं, रस्सी की लंबाई को बढ़ा रहा है नहीं, प्लस वीपी, और ये भी हमारे पास लंबाई को बढ़ा रहा है नहीं, प्लस वीपी। फिर हमारे पास ये घटा रहा है यानी माइनस वीबी। यहां से हमारे पास वीपी आ जाएगा, वीपी आ जाएगा वीए प्लस वीबी बाई 2, वीए प्लस वी बाई 2। यहां से हम निकालते हैं कि कंस्ट्रेंट की इक्वेशन कैसे बनानी, जोड़ो घटाओ मेथड जो होता है, इससे हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है सर, ओके। इसके बाद आता है जब हमारे पास न्यूटन्स लॉ, वहां से हम बाकी चीजें करते हैं। जैसे जब हमने फर्स्ट लॉ लिखा तो फर्स्ट लॉ क्या था, एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डी। अब इस डीपी बाई डी में अगर मास कांस्टेंट है तो एफ इज इक्वल टू एम ए बन जाता है। तो जब भी हमें कोई भी सिस्टम दिया गया हो, चाहे पुली ब्लॉक सिस्टम हो या हमारे पास कोई इन जनरल सिस्टम दिया गया है, तो वहां पर हमें कुछ इक्वेशंस लिखनी होती है। पहली होती है एफ नेट बराबर एम ए, हमने ये इक्वेशन लिखी, और दूसरी लिखते हैं कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। इन दो इक्वेशन से बना करके हम पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी एक जटिल सवाल दिया गया कि मान लो हमसे बोल दिया गया कि अगर इस तरह का पूरा सिस्टम था, इसका मास कुछ था, तो हमें क्या रखना, नीचे क्या लग रहा होता है हमेशा mg, इस पे m1g, इस पे m2g, इस तरह से लग रहा होता है। और जिस तरफ भी सिस्टम जा रहा होता है उस तरफ क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं t माइनस m2g बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह की इक्वेशंस बनानी है किसी भी सिस्टम में, और उसको f बराबर एम ए के बराबर कर देना है, और दूसरी इक्वेशन में कंस्ट्रेंट मोशन से मिल जाएगी। यहां से हमारे पास किसी भी तरह के पुली ब्लॉक सिस्टम जो है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है सर, ओके। और क्या इसमें बात आती है, इसमें मेन चीज जो आती है वो आती है हमारे पास सूडो फोर्स। सूडो फोर्स में क्या होता है, सूडो फोर्स हमारे पास तब लग रहा होता है, हमारे पास दो तरह के फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर कोई फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या रेस्ट पे है, तो वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम होता है। अगर किसी फ्रेम के पास हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाता है या वो हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। हाँ सर, होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखा हुआ है तो उस पे लगता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है, सूडो फोर्स बराबर मास ऑफ द बॉडी। जो बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रखी हुई है उस बॉडी का मास इनटू द एक्सीलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी यहां से हम उस पर्टिकुलर बॉडी पे लगने वाला सूडो फोर्स निकाल लेते हैं, और उसकी डायरेक्शन कहां से आती है, उसकी डायरेक्शन आती है हमेशा जो इनर्शियल या नॉन इनर्शियल फ्रेम था उसके एक्सीलरेशन के अपोजिट। जैसे मान लो फ्रेम जा रहा है इस तरफ तो सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ, तो हमारे पास यहां से आती है सूडो फोर्स की डायरेक्शन। कि मान लो हमारे पास फ्रेम जो है वो इस तरफ को जा रहा है तो इस पर सूडो फोर्स लगेगा इस तरफ को। यहां से हम गवर्न करते हैं क्या डायरेक्शन होती है हमारे पास सूडो फोर्स की, ठीक है सर, ओके। जैसे मान लो हम लिफ्ट के एग्जांपल की बात करें कि लिफ्ट में अगर एक आदमी है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो आदमी भी नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। और लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो आदमी भी नीचे लग रहा है सूडो, कितना, मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी नॉर्मल कितना हो गया mg और नीचे क्या है ma। इसका मतलब जो वेट है वो बढ़ गया। इसी को बोलते हैं कि लिफ्ट में जब ऊपर जाती है तो हमें वेट थोड़ा सा भारी
भारी फील होता है। और जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है तो सूडो कहाँ लगेगा, ऊपर, यानी नॉर्मल कम हो गया, कितना हो गया mg माइनस एम, तो यानी हमें वहाँ पर हल्का लगने लगता है जब लिफ्ट नीचे जा रही होती है। ठीक है सर, ओके, ये बात अपने को समझ आती है। अब मेन जो हमारे पास लॉज ऑफ मोशन के सवाल है वो फ्रिक्शन से बनते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को मिलाकर के बहुत सारे सवाल यहाँ पर पूछ जाते हैं। ठीक है सर, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन बराबर क्या होता है, F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन। ये क्या है सर, ये हमेशा ये लगता है, नहीं, ये होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होता है, F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू द नॉर्मल। अब बच्चा याद रख लेता है म्यू इनटू mg, नहीं, mg कब लगेगा, जब हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी तो हमारे पास म्यू इनटू mg लग जाता है। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, तो हमेशा ध्यान रखना वो फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। वो मान लो ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है और इस पे हम एक किसी एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो हमारे पास मिनिमम फोर्स होता है टू मूव दिस पर्टिकुलर बॉडी। बच्चे को लगता है ये मिनिमम फोर्स म्यू mg होना चाहिए बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फोर्स कितना होता है, म्यू mg डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और वो फोर्स थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू पर लग रहा होता है, तब जाकर के वो बॉडी जो है मूव कर जाती है। ठीक है सर, ये होता है मिनिमम फोर्स। इसके बाद एक चीज आती है एंगल ऑफ रिपोज, मतलब अगर हमारे पास कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है और उस प्लेन को हम कितना झुका दे, कितना इस तरह से टिल्ट कर दे कि हमारे पास जो बॉडी है वो स्लाइड करने लग जाए नीचे की तरफ, तो वो होता है एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज में कितना होता है, tan इनवर्स म्यू, tan इनवर्स म्यू। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया। दो चीजें होती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जब बॉडी रुकी हुई होती है, जब तक बॉडी रुकी हुई है तब तक कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, तब तक लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी चलना शुरू करती है हमारा फ्रिक्शन कौन सा रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। हमेशा ध्यान रखना, काइनेटिक फ्रिक्शन इन जनरल स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। ठीक है सर, ओके। फिर अगर हमारे पास अगर इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है तो हमारे पास बॉडी से नीचे स्लाइड करना चाह रही है, तो हम ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो मेरी घड़ी नीचे आना चाहे तो मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाऊंगा ताकि ये रुकी रहे। तो कितना मिनिमम फोर्स लगाना होता है, जब मिनिमम फोर्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास फ्रिक्शन उसको सपोर्ट कर रहा होता है, और अगर हम फोर्स बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो फ्रिक्शन उसको अपोज करने लगता है। तो मिनिमम फोर्स कितना होता है, मिनिमम फोर्स होता है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। दिस इज द मिनिमम फोर्स टू प्रिवेंट दिस ब्लॉक फ्रॉम स्लाइडिंग। और अगर मुझे इसको ऊपर जाने से रोकना है तो वही फोर्स क्या होगा, mg sin थीटा नीचे था ही, लेकिन म्यू mg cos थीटा की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, यानी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा जो है ये टोटल फोर्स होता है, ताकि जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ स्लाइड ना करे। ठीक है सर, ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट क्या आता है फ्रिक्शन में, नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया जाए तो उन सवालों को भी बहुत ध्यान से हमें करना होता है कि सपोज दैट ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, तो हमेशा पहले उस ब्लॉक को एनालाइज करेंगे जो ब्लॉक पे फोर्स नहीं लग रहा है, और देखेंगे कि कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ वो चल सकता है। तो उस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकालेंगे और उस ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सीलरेशन को पूरे सिस्टम पे चेक करेंगे कि इसके लिए कि अगर साथ साथ मुझे चलाना है इतने एक्सीलरेशन से तो कितना मिनिमम फोर्स होना चाहिए, वहां से उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है सर जी, ओके, ये बात भी अपने को समझ आती है। ओके, बढ़िया, अच्छा लगा। तो यहां तक हमारे पास बात कर ली हमने फ्रिक्शन की। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है यहां से सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमारे पास सबसे पहली बात क्या आती है, सर्कुलर मोशन में सबसे पहली बात आती है कि दो तरह के हमारे पास एक्सीलरेशंस हो सकते हैं अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। पहला होता है रेडियल एक्सीलरेशन, दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसी भी सिस्टम में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक, लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन कंपलसरी होता है। रेडियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द टेंजेंट लगता है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर प्रेजेंट है तो उस मोशन होगा, वो जो सर्कुलर मोशन है, जो सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट नहीं है तो उसी मोशन को, उसी सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एब्सेंट है। ठीक है सर, ओके। कितना होता है रेडियल एक्सीलरेशन, ये होता है हमारे पास v स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर, ये होता है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये अंदर की तरफ लग रहा होता है और ये मस्ट एक्सीलरेशन होता है किसी भी बॉडी को बेसिकली सर्कुलर मोशन कराने के लिए। ठीक है सर, ओके, बढ़िया, अच्छा लगा। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसी में आता है हमारे पास दूसरा कि अगर हम इसी जो बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही है, इसी बॉडी पर मान लो अगर मैं बैठ जाता हूं तो मुझ पर, चूंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, इसका मतलब यहां पर हमारे पास इस पे सूडो फोर्स लगेगा और वो सूडो फोर्स एक तरह से मुझे बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भैया एक्सीलरेशन कहां है, अगर हमारे पास बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही है तो एक्सीलरेशन अंदर की तरफ है, लेकिन मैं बॉडी पर ही बैठा हूं तो सूडो कहां लगेगा, सूडो लगेगा बाहर की तरफ। इसका मतलब सूडो फोर्स कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। मेनली सवाल जो होते हैं वो mv स्क्वायर बाई आर को बाहर की तरफ, यानी हम उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम में जा करके सॉल्व करते हैं तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक डिस्क है, डिस्क के लिए डिस्क इस तरह से रोटेट कर रही है, उस पर मैंने एक सिक्का रख दिया। अब मान लो मैंने तुमसे बोल दिया कि अगर r डिस्टेंस पर सिक्का रखा है तो मैं इसको कितनी वेलोसिटी दूं ताकि, या मैं इसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घुमाऊं ताकि सिक्का स्लिप ना हो। तो अगर सिक्का स्लिप ना हो इसका मतलब अंदर क्या लग रहा होगा, अंदर लग रहा होगा उस पर म्यू mg।
म्यू जे अंदर लग रहा होगा, बाहर क्या लग रहा होगा, mv²/r। तो अगर इसको प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग करना है तो म्यू mg इज इक्वल टू व्हाट, mv²/r या m⍵²r। या m ने m को मार दिया, हमारे पास म्यू g/r का अंडर रूट जो है वो बन गया ओमेगा। तो इतनी हमारे पास ओमेगा दी जाए। अब इसमें बहुत सारे भतीरे सवाल बन सकते हैं कि मान लो रिंग है, रिंग घूम रही है, हमने बार एक छल्ला लगा दिया, कितना नॉर्मल लग रहा होगा। मेन चीज होती है सर्कुलर मोशन में इसी तरह के सवाल। सर्कुलर मोशन बहुत छोटा सा चैप्टर होता है और यहाँ एक ही चीज पे कि बाहर की तरफ क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और अंदर क्या लग रहा है, बेसिकली जो भी हमारे पास प्रैक्टिकल फोर्स है उन दोनों को हम इक्वेट करा देते हैं। अगर टेंजेंशियल भी कोई फोर्स दिया गया है तो वहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, जिसको मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आज तक बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। ठीक है सर, ओके, यहाँ तक की बात अपने को समझ आ गई। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी। यहाँ से हमारे पास आता है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में क्या होता है सर, वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले क्या आता है, W = F/s। अगर कांस्टेंट फोर्स है, अब फोर्स हमारे पास तीन तरह के हो सकते थे। पहला होता है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है हमारे पास, जब हमारे पास जो जिसका वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड ना करे, किसी भी पाथ से जाओ वर्क डन सेम रहने वाला है, उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा होता है हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है हमारे पास, जिसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। मैंने शायद तीन तरह बोल दिया, लेकिन दो तरह के होते हैं जो हमारे पास फोर्सेज होते हैं, वो दो तरह के हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव भी तीन टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से फोर्स, पहला होता है हमारा कांस्टेंट फोर्स, क्या कोई भी कांस्टेंट फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही होने वाला है। दूसरा होता है हमारे पास Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप। अगर इस पैटर्न का कोई फोर्स है जहां पर x और y और z के सेपरेट फंक्शन है x i j k में, तो हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स होगा ही होगा। तीसरा होता है हमारे पास एक परफेक्ट डिफरेंशियल। परफेक्ट डिफरेंशियल को आप मैथ्स में बहुत बेहतर तरह से पढ़ते हो, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक फोर्स परफेक्ट डिफरेंशियल बन रहा है तो वो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स ही होगा। ठीक है सर, ओके, ये बात अपने को समझ आती है। फिर अगर मान लो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स में तो डायरेक्टली मैं लिख पा रहा था W = F.s, लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट फोर्स नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन F dx। यानी इससे मैं एक चीज और समझ सकता हूं कि अगर मुझे Fx कर्व दिया गया है, बात समझ रहे हो, Fx कर्व दिया गया है तो उसके एरिया से उसका एरिया निकाल करके भी मैं वर्क डन निकाल सकता हूं और वो हमारे पास सेम आ रहा होगा। ठीक है सर, ओके। इसके बाद क्या आती है, इसमें आती है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारा रिलेशन देखना होता है पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई सिस्टम रेस्ट पे है लेकिन वो कुछ एनर्जी कैरी करके चल रहा है। जैसे मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट पे रख दिया, कुछ इस तरह से हाइट पे रख दिया, तो इसके पास कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसी तरह से स्प्रिंग को हमने खींचा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, उसके पास कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल जी। तो जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी होती है उसके लिए मैं ग्राउंड लेवल मानते हैं, ग्राउंड लेवल से h हाइट पर ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो क्या होती है हमारे पास mgh हो जाती है। उसी तरह से स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग को अगर हम एक मीन पोजीशन से एक पर्टिकुलर नेचुरल लेंथ से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक खींचते हैं तो वहां पर उसमें एक स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो कितनी होती है, ½ kx²। ठीक है सर जी, होती है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। इसमें मेन चीजें होती हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, कोई इस तरह का सिस्टम रखा हुआ है तो इस तीन तरह की चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास अगर कोई सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है तो हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर रखा हुआ है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर है तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि तीनों जगहों पर फोर्स जो है वो 0 लग रहा होता है। इसका मतलब du/dx, ये हमारे पास रिलेशन केस में होता है, F = -du/dx, फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन होता है। तो अगर हमारे पास फोर्स 0 होगा, क्योंकि भाई ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में रखा है तो फोर्स 0 होगा, यानी du/dx हर जगह पर 0 होगा, इन तीनों जगह पे du/dx 0 होगा। और अगर हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यहां पर बन रहा होगा मैक्सिमा, और मैक्सिमम बन रहा होगा यानी यहां पर हो जाएगा d2u/dx2 शुड बी लेस देन 0, यहां होगा d2u/dx2 शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां बन रहा है हमारे पास मिनिमा। और ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। तो चेक हम यहां से करते हैं, सबसे पहले यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं और चेक कर लेते हैं कि उस x पे वो मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है। इसके बाद आता है वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, कि अगर हमारे पास कोई भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, u इनिशियल माइनस u फाइनल। हमेशा ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए ही लागू होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी जो सिग्निफिकेंस है वो नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना किसी भी एक पर्टिकुलर जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकालना इज वेरी वेरी बिग टास्क, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है वो हम हमेशा निकाल सकते हैं। इस वजह से हमेशा हम हर जगह पे एक रेफरेंस लेवल मानते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ग्राउंड मानते हैं, उसी तरह से हमारे लिए जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उसके लिए हम इन्फिनिटी पे मानते हैं कि भैया इन्फिनिटी पे जो है इसकी मीन पोजीशन पे जो मानते हैं कि यहाँ पर मीन पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल जो है 0, इस तरह से मान करके चल रहे होते हैं। ठीक है सर जी, ओके, यहाँ तक की बात अपने को
समझ आती है। ठीक है, मेन चीज होती है हमारे पास कि वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से बतेरे सवाल बनते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है कि भैया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये जो टोटल होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होता है। और अगर मैं इसी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दूं तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और इसको हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट नहीं है, जैसे मान लो फ्रिक्शन नहीं दिया गया है, तो हम क्या करते हैं? हम बोल देते हैं कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के बराबर हो जाती है, उसको बोलते हैं ई इनिशियल इज इक्वल्स टू ई फाइनल। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है साहब, यहाँ तक अपने को बात समझ आती है। इसी में वर्क फॉर एनर्जी में ही हमारे पास आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, कि अगर हमने एक डोरी से एक पेंडुलम को बांध दिया और मैं उसको घुमाना चाह रहा हूं इस तरह से वर्टिकल में, सबसे पहली बात आती है कि मैं कितनी मिनिमम वेलोसिटी दूं कि वो एक चक्कर कंप्लीट कर दे। तो वो मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? वो तो √5 GR कब टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है सर, ओके। ये होती है जब हमारे पास डोरी से, किसी रस्सी से हमारे पास एक ब्लॉक बंधा होता है, √5 GR। लेकिन अगर यहीं पर एक रॉड है, रिजिड रॉड है, एक रिजिड रॉड है, तो इस रिजिड रॉड को वर्टिकल सर्कल कराने के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी होती है? √4 GR। ठीक है सर, बढ़िया, ये बात अपने को समझ आती है। अपने को ध्यान रखना है कि अगर हमारी जो ये वाला सिस्टम था जहां पर हमारे पास पेंडुलम था, पेंडुलम रस्सी से बंधा हुआ है, तो वहां पर हमारे पास जो मिनिमम थी वो √5 GR थी। लेकिन अगर मैं √2 GR से ज्यादा और √5 GR से कम वेलोसिटी दूंगा तो वो यहां जाकर के ऐसे गिर जाएगा, समझ लो, यहां जाकर के ऐसे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं √2 GR से कम वेलोसिटी दे रहा हूं तो वो ऐसे पेंडुलम करेगा, वैसे पेंडुलम करेगा। √2 GR से दे रहा हूं, से कम दे रहा हूं तो पेंडुलम करेगा। √2 GR से ज्यादा दे रहा हूं, √5 GR से कम दे रहा हूं तो इसे स्लैक कर जाएगी रस्सी। √5 GR है उससे ज्यादा दे रहा हूं तो वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर लेगा। सिमिलरली हमारे पास अगर रॉड है तो रॉड में हमारे पास क्या है? रॉड में हमारे पास अगर मैं √4 GR वेलोसिटी दे रहा हूं या उससे ज्यादा दे रहा हूं तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। लेकिन √4 GR या उससे कम दे रहा हूं तो हमेशा पेंडुलम करेगा, क्योंकि रॉड है, स्लैक तो कर नहीं सकती। √4 GR से ज्यादा पेंडुलम, √4 GR से कम हमारे पास √4 GR से ज्यादा सर्कल, √4 GR से कम तो वहां पर हमारे पास वो पेंडुलम करने लग जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ तक। ठीक है सर, यहाँ तक की बात अपने को समझ आती है। ओके, हमेशा ध्यान रखना है, इस पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अपने को क्या करना होता है कि अगर हमारे पास इस तरह से पेंडुलम है तो मैं इसको निकालता कैसे? हमेशा ध्यान रखना, दो इक्वेशंस अपने को लिखनी होती है। पहली होती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो यहाँ से अगर मैंने उसको फेंका तो यहाँ पर एनर्जी कितनी? ½ MU², और जब ये बाहर जाता है, मान लो यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? ½ MV², और प्लस यहाँ पर हमारे पास जितनी भी हाइट हो चुकी है, मान लो h हाइट तक चढ़ गया, उसको कहाँ से निकालेंगे? उसमें निकालेंगे r प्लस, मान लो ये थीटा है तो r प्लस r साइन थीटा, या अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो r प्लस r कॉस थीटा, इस तरह से निकालते हैं। तो mgr और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से हम क्या करते हैं? थीटा निकालना हो, v निकालना हो, इस तरह की एक इक्वेशन बनती है। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास हमेशा इसकी बनती है जो फोर्स की इक्वेशन होती है। बाहर क्या लग रहा है? इस पर बाहर लग रहा है mv²/r, और नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है mg, और mg का इधर कंपोनेंट क्या जाएगा? mg का इधर कंपोनेंट जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा, तो हमारे पास mg कॉस थीटा। तो मैं इसको यहां से बराबर कर दूंगा, और यहां पर हमारे पास टेंशन भी एक लग रही होगी। तो टेंशन इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन प्लस mg cos थीटा बराबर mv²/r। तो यहां से अगर हमारे पास रस्सी स्लैक कर रही है तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टेंशन हमारे पास 0 हो जाएगी। सिंपल सी बात है सर। ठीक है, बढ़िया, अच्छी लगी, यहां तक बात समझ आती है। ओके, फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ये हमारे पास वर्क पावर एनर्जी यहाँ से खत्म होता है। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास में हमें ध्यान रखना है कि दो तरह के सिस्टम होते हैं, होता है डिस्क्रीट सिस्टम, दूसरा होता है कंटीन्यूअस सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम में हम हमारे पास सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं RCM इज इक्वल टू व्हाट? m1r1 प्लस m2r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, या x और y में मुझे अगर सेपरेट करना है तो मान लो x को लिखना है तो XCM क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली y में क्या हो जाएगा? m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर हमारे पास कंटीन्यूअस सिस्टम आ रहा है तो कंटीन्यूअस सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं? कंटीन्यूअस सिस्टम में हमें ध्यान रखना होता है कि जो एक्सियम होता है उसको किस तरह से लिखते हैं? एक्सियम फार्मूला एक बार लिख देता हूं, बाकी आपको याद करा देता हूं कि इंटीग्रेशन x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। यहां पे x क्या है? x यहां पर होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस dm मास। इस dm मास के सेंटर ऑफ मास की ये पोजीशन होती है। अब हमारे पास बहुत सारे कंटीन्यूअस सिस्टम अगर दिए गए, मान लो हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग दी गई है, तो सेमी सर्कुलर रिंग की जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है? 2r/π पे। हमारे पास अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर डिस्क, ध्यान रखना सेमी सर्कुलर रिंग कहां था? 2r/π पे। सेमी सर्कुलर डिस्क दे दी गई, सेमी सर्कुलर डिस्क का हमारे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसका सेंटर ऑफ मास होता है हमारे पास 4r/3π पे। मान लो हमारे पास दे दिया गया अपना हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर कहाँ होता है? h/2 पे। मतलब ये हॉलो हेमिस्फीयर है, h/2 पे, सेंटर से h/2 ऊंचाई पे हमारे पास का सेंटर ऑफ मास होता है। अगर हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर दे दिया गया तो 3h/8 पे, या सॉरी 3r/8 पे है ना, उसमें हमारे पास r/2 था, इसमें 3r/8 कर लो।
ठीक है सर, ओके। फिर इसके बाद अगर हमारे पास हॉलोकोन दिया गया तो हॉलोकोन कोन का क्या होता है, हॉलोकोन का होता है h/3, सॉलिड कोन का कितना होता है h/4, उल्टा बोल गया शायद मैं, हाँ h/3 h/4, ठीक है सही। तो यहाँ तक हमारे पास इनके सेंटर ऑफ मास हमें निकालने होते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल मास डेंसिटी का भी हमारे पास एक सवाल दे दिया गया, तो वेरिएबल मास डेंसिटी पे भी हमें क्या करना है, मान लो हमारे लैम्डा दे देगा कि लैम्डा नॉट एक्स है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें मान लो ये रॉड दी गई है, तो रॉड के लिए एक्स पर जाकर के dx का एलिमेंट लेना है, इस dx के एलिमेंट का छोटा सा मास लिखना है, dm बराबर व्हाट, लैम्डा dx, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट एक्स इंटू dx। अब मुझे इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस बाकी सारी चीजें सेम आएंगी और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के l तक, और हमारे पास एक्सियम जो है निकल करके आ जाएगा। तो वेरिएबल में हमारे पास इस तरह से करते हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स दे दिए गए, कैविटी प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, कैविटी प्रॉब्लम से हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मान लो ये इस तरह की डिस्क थी और यहाँ पर हमने ये कैविटी काट दी है, तो कैविटी को हमेशा मान लो -m1 m2 और इसको मान लो +m1। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब आप इसको यहाँ पुट करते हो तो एक तरह से यहाँ पर इतनी जगह के जो मास है वो खाली हो जाता है। इस वजह से हमेशा पूरे मानो m1 और छोटे वाले को डिस्क को अलग मान लो और उसको मान लो m2, और इनका अलग अलग सेंटर ऑफ मास, भैया इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है। तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा m1, क्योंकि यहाँ ओरिजिन माना हमने, तो m1 इंटू 0 माइनस m2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 माइनस को कंसिडर किया मैंने यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से हमारे पास सेंटर ऑफ मास कैविटी का भी निकल आता है। ठीक है सर जी, ओके। फिर क्या बात आती है, फिर आती है हमारे पास यहाँ पर इम्पल्स। इम्पल्स कितना होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी हमारे पास एम वी या ऐसे कैसे सकते हैं एम डेल्टा वी, है ना, एम डेल्टा वी चेंज इन मोमेंटम होता है। यानी अगर हमारे पास कोई भी इम्पल्स दे रहे हैं किस सिस्टम को, तो वहाँ पर हमारे पास उसकी जो मोमेंटम है वो चेंज होने वाला है। अगर मान लो हमारे पास कोई इस तरह का सवाल है जहाँ पर देखो दो तरह के फोर्सेस होते हैं इन जनरल, को याद रखना है। एक होते हैं इंपल्सिव फोर्सेस, दूसरे होते हैं नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। इंपल्सिव फोर्सेस कौन से होते हैं, जो बहुत भारी फोर्सेस होते हैं, जैसे बम के फूटने में जो सवाल लगता है, जब ने बॉल को हिट किया बैट से, तो वहाँ पर जो बैट ने बॉल पे फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स है, वो इंपल्सिव फोर्स है। ठीक है, तो इंपल्सिव फोर्सेस अगर गिवन है तो वहाँ पर हमारे पास जो इंटरनली वो फोर्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम मोमेंटम को कंजर्व करा सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि अगर एक बम हवा में फेंका जाता है और बम हवा में फूट जाता है, तो क्या वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कब करा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, हम जानते हैं भैया कि F = dp/dt। तो अगर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ, अगर F बराबर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंटम कंजर्व्ड है, मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। लेकिन आप बोलोगे कि अगर बम फूट रहा है सर, तो बम फूटने में अपर मोस्ट पॉइंट पे हमारे पास चूंकि mg तो लग ही रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो है ही, मतलब मोमेंटम कंजर्व नहीं करा सकते हैं क्या, करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स लगा है वो इंपल्सिव फोर्स है। जब बम का फूटना हुआ तो इंपल्सिव फोर्स था, और इंपल्सिव फोर्स के आने पर वहां पर हमारे पास जो mg था वो बहुत छोटा फोर्स हो गया इंपल्स के कंपैरिजन में। इस वजह से उस पर्टिकुलर जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना मोमेंटम को हम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है सर जी, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, यहाँ तक की बात समझ आती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि जैसे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी पे हमारे पास आदमी खड़ा है, आदमी, ये गाड़ी की लेंथ l थी और इसका मास, गाड़ी का मास m था, आदमी का मास स्मॉल m था। आदमी चला इधर x, तो आपसे बोला जाएगा गाड़ी कितना चली, तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, यानी आदमी चला x तो हमारे पास m चला, हमारे पास x, तो गाड़ी कितना चलेगी, गाड़ी हमारे पास चलेगी m, कैपिटल M इंटू l-x। भाई अगर ये x चला है तो ये कितना चलेगी, l-x। यानी हमारे पास अगर इस आदमी को यहाँ एंड से एंड तक आना है तो गाड़ी को l-x चलना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से इन सवालों को करते हैं कि गाड़ी अगर चली x तो हमारे पास आदमी कितना चला, सॉरी आदमी अगर चला x तो गाड़ी चली l-x। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो हमारे पास ध्यान रखना है कि इस तरह से सेंटर ऑफ मास पे बेस, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, वो हमारे पास इस तरह के सवाल बनते हैं। अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ दी जाए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो जो हमारे पास r c का रिलेशन होता है, दैट m1r1 + m2r2 डिवाइड बाय m1 + m2, उसी को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है कि दैट vcom दैट इज इक्वल टू व्हाट m1v1 + m2v2 डिवाइड बाय m1 + m2। एक्सीलरेशन निकालना हो फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, m1a1 + m2a2 डिवाइड बाय m1 + m2। ठीक है सर, ओके। इसके बाद आता है कोलिजन। कोलिजन में क्या सबसे पहले क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये होता है जब भी मान लो हमारे पास कोई बॉडी टकराई आकर के यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ सरफेस के लिए एक चीज़ डिफाइन होती है जिसको हम ई से दिखाते हैं ना। ई क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम बोलते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जैसे मान लो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट आए टकरा गए, अब कुछ वेलोसिटी से जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऊपर लिखेंगे और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नीचे लिखेंगे, उसको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बराबर कर देंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो ई होता है वो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 होता है,
परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के लिए 0 होता है। तो ये अपने को याद रखना है। फिर हमारे पास अगर कोई भी किसी भी तरह का कोलिजन हो रहा है वहाँ पे मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगा ही होगा। इसके अलावा अगर इलास्टिक कोलिजन है तो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ यहाँ पर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होती, क्योंकि वहाँ साउंड राउंड में काफ़ी एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है सर जी, ओके, यहाँ तक की बात समझ आती है। तो हमारे पास हमें क्या रखना है कि चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, हमें दो तरह की इक्वेशंस बनानी है। और वो दो तरह की जो इक्वेशंस होती हैं, पहली इक्वेशन कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन की ई की बनानी है और दूसरी इक्वेशन हमें मोमेंटम कंजर्वेशन की बनानी है। यहाँ से हमारे पास कोलिजन भी खत्म हो जाता है। फिर क्या आता है सर? फिर आता है हमारे पास रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में हमारे पास सबसे पहले हमें क्या रखना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रॉड का। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्रीट सिस्टम के लिए लिखता हूँ, आई बराबर क्या होता है? m1r1 स्क्वायर या m1x1 स्क्वायर, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर, अलग अलग तरह का अगर सिस्टम है एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए लिखता हूं तो आई क्या होता है? आई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम, है ना, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। ठीक है सर, ओके। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए तो डायरेक्टली आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस सिस्टम में हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ती है। जैसे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। अगर बीच वाली एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रही है तो ml²/12। उसी तरह से हमारे पास अगर रिंग दी गई है, रखना है रिंग, अब ये डिस्क दिख रही है बट रिंग अगर मैं बोलूं तो रिंग अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर घूम रही है, यहाँ से घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट बोल रहा हूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं डिस्क की बात करूं तो डिस्क के लिए हमारे पास यही जो एक्सिस है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। लेकिन अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं डिस्क को तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 हो जाता है। फिर हमारे पास अगर स्क्वायर प्लेट आती है तो स्क्वायर प्लेट और रेक्टेंगल प्लेट भी हम निकालते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोल रहा हूं कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है, मान लो हमारे पास एक ये रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेता हूं मैं, मान लो मैंने फोन ले लिया, तो फोन को अगर मैं हमारे पास इस तरह से रोटेट करा रहा हूं, बहुत तरह से रोटेट करा सकते हैं, ठीक, मान लो मैं इस तरह से रोटेट करा रहा हूं तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ma²/12। लेकिन रेक्टेंगुलर प्लेट मिल गई, थैंक यू भाई। तो हमारे पास अगर रेक्टेंगुलर प्लेट हमारे पास इस तरह से, देखो बढ़िया दिखेगा इसमें, ठीक। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ इस तरह से, ठीक, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ma²/12। सिमिलरली या इसको मैं ऐसे घुमा सकता हूँ ना, ma²/12। ओके सर, ठीक है। फिर अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, इस एक्सिस के अबाउट, इस मैं उल्टा बोल दिया शायद, अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा हमारे पास ma² या ये मान लो b है, बस देखो ना, ये b है, ये a है, तो ये इस एक्सिस के अबाउट, देखो ध्यान से, इस एक्सिस के अबाउट अगर ये घूम रहा है तो ये हो जाएगा mb²/12। लेकिन अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये हो जाएगा ma²/12। और अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो ये हो जाएगा ma² प्लस mb²/12। मैंने शायद पहले उल्टा बोल दिया था। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना है? ma² प्लस mb²/12। ठीक है सर, ओके। अब हमारे पास क्या बात आती है? ये हमने बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की बात कर ली। हमें इसमें दो चीजें होती है, पहली होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मान लो हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है सर, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है तो उसको हम बोल देंगे आईसीएम। और उसके पैरेलल हमने कोई एक्सिस ले ली, मान लो डी डिस्टेंस पे, तो उसके अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो वो होता है हमारे पास आईसीएम जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट था प्लस md²। बहुत बढ़िया सर। अब मान लो हमें बस एक प्लेनर बॉडी है, यही मान लो प्लेनर बॉडी है, इसके हमें दो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एक तो इस एक्सिस के अबाउट पता है और दूसरा इस एक्सिस के अबाउट पता है। ये दोनों एक्सिस अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनके परपेंडिकुलर एक तीसरी एक्सिस और होगी, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इन दोनों का समेशन के बराबर होता है, यानी iz बराबर ix प्लस iy। सिंपल सी बात होती है, ठीक है सर। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो जाती है। बढ़िया, अच्छा लगा यहाँ तक। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f। टॉर्क होता है r क्रॉस f। अगर हमारे पास किसी एक बॉडी पे f फोर्स लग रहा है, जैसे मान लो हमारे पास ये रॉड थी, है ना, ये हमारे पास इस तरह से था और इस रॉड पे हमारे पास मान लो फोर्स यहाँ पर लग रहा है, r क्रॉस f हमारे पास क्या हो जाता है? नेट टॉर्क लग रहा होता है। और अगर हमारे पास कोई बॉडी रोटेट कर रही है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है और वो अल्फा से रोटेट कर रही है, तो इसी टॉर्क को मैं क्या लिख देता हूँ? i इंटू अल्फा कर देता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अब मान लो यही रॉड थी, इस तरह से एक रॉड ले ली और इसको हमने यहाँ से करके इस तरह से रिलीज कर दिया, तो हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ml²/3। और अगर इसके अबाउट रोटेट कर रही तो इस पर सिर्फ mg का नीचे टॉर्क लग रहा होगा। कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है? mg इंटू l/2, यानी यहाँ से, और क्या होता है? उल्टा लिख दिया मैंने, mg, अरे भाई नीचे क्या लग रहा है? नीचे लग रहा है mg, और हमारे पास क्या होता है? r क्रॉस f, r कितना है? l/2 इंटू mg लग रहा है इतनी डिस्टेंस पे, दैट इज इक्वल टू i कितना है? ml²/3 और इंटू अल्फा अपने को निकालना है। यहाँ से हम m l का आंसर कर दिया, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3g/2l।
यहाँ से हमारे पास अल्फा इस तरह के सवालों में निकल आता है। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। अब मान लो मैं इसको यहाँ से रिलीज कर देता हूँ और मैं बोल देता हूँ भैया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्या हो क्या रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जब आ जाता है तो इसकी ओमेगा कितनी हो जाती है, यहाँ आता है हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन की। भैया यहाँ पर जब मैंने इसको छोड़ा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आई है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कंजर्व हुई है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना नीचे गया है, एल डिस्टेंस, L/2 नीचे गया है, L/2 नीचे गया, यानी mg/L/2 इतना सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे गया है। तो इसकी पोटेंशियल इतनी कम हो गई है, वो किस में चली गई है, वो चली गई इसकी काइनेटिक एनर्जी में। यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, सिंपल सी बात, एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल यहाँ से बनते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या होता है mg/L/2। बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा यहाँ तक। फिर इसमें क्या होता है, फिर होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को L से दिखाते हैं। L इज इक्वल्स टू व्हाट, L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P होता है, और R क्रॉस P को मैं लिख सकता हूँ R इंटू mv, है ना। तो R इंटू mv ये होता है हमारे पास जब हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम्स यहाँ पर दिए होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इसी L को मैं आई ओमेगा लिख देता हूँ, इसी L को मैं क्या लिख देता हूँ, आई ओमेगा। और अगर मैं L और टाउ में रिलेशन लिखूँ तो ये L है, ध्यान रखना ये L है हमारे पास, ठीक। तो L और टाउ में अगर मैं रिलेशन लिखूं तो हमारे पास क्या होता है, L और टाउ में रिलेशन, L और टाउ में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, दैट टाउ इज इक्वल्स टू व्हाट, dl/dt। टाउ क्या होता है, dl/dt। यानी अगर हमारे पास नेट टॉर्क जीरो है, अगर नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, L कांस्टेंट होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक बॉडी थी, वो इस तरह से रोटेट कर रही थी, एक बॉडी इस तरह से रोटेट कर रही थी। तो अगर हमने क्या किया, मैंने अपने हाथ अंदर सिकोड़ लिए, मैंने अभी ऐसे रोटेट कर रहा था और मैंने अपने हाथ अंदर सिकोड़ लिए, इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, लेकिन मेरी बॉडी का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेंज हो गया, अगर L कांस्टेंट होता है यहाँ से, है ना, L कांस्टेंट होता है, और L कांस्टेंट है मतलब I ओमेगा कांस्टेंट है। तो अगर I चेंज हुआ, इसका मतलब अगर मैंने हाथ अंदर किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, इसका मतलब ओमेगा बढ़ जाएगा, मैं तेजी से रोटेट करने लग जाऊंगा। ये होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे सवाल बनते हैं इसमें कि मान लो अगर एक प्लेट इस तरह से रोटेट कर रही है और इसी रोटेटिंग प्लेट में एक और प्लेट रख दें बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए, तो हमारे पास इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी आधी हो जाएगी। क्यों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया है। बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं, ठीक है सर, ओके, ये बात अपने को समझ आती है, अच्छा भी लगा यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास में आता है एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, हमारे पास इंपल्स जो था आर, जो जे था आर क्रॉस जे कर देते हैं, इसको हम एच से दिखा देते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास दो तरह के सवाल बनते हैं। जैसे मान लो एक रॉड है, इस तरह से एक रॉड है, वो यहाँ पर हिंज है, ठीक, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इंपल्स दे दिया जे, और हमसे पूछ दिया भैया बताओ ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पे जो लगा है वो एंगुलर इंपल्स लगा है, एल डिस्टेंस पे लगा है, यानी मैं बोल सकता हूँ एल इंटू जे दैट इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम है आई इंटू ओमेगा। यहाँ से क्या करेंगे, ओमेगा जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है सर जी, ओके, अच्छा लगा, यहाँ तक बात समझ आती है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास अगली आती है रेडियस ऑफ गायरेशन। वो क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिखते हैं तो उसको mk स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक डिस्क थी, डिस्क हमारे पास अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। तो यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/√2। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप mk स्क्वायर के टर्म्स में लिखो और वहां से आप k की वैल्यू जो है वो निकाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में, हमारे पास यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन निकल आती है, ठीक है सर। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद में एक इंक्लाइन प्लेन की, मान लो हमारे पास एक सिस्टम जो है इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, तो ये नीचे आता है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होता है, इसका एक्सीलरेशन होता है हमारे पास जो g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है एक्सीलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक की बात अपने को समझ आती है। मान लो इस तरह का कोई सवाल दे दिया गया, इस तरह का सवाल दे दिया गया जहाँ पर हमारे पास कोई बॉडी नीचे जा रही है, पुली भी रोटेट कर रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, तो हमारे पास इस तरह के सिस्टम में जो एक्सीलरेशन होता है वो कितना होता है, g भाई ये नीचे जा रहा है यानी m2g माइनस m1g डिवाइड बाई m1 प्लस m2 और प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अगर इस तरह का सिस्टम दिया गया है और हमारे पास पुली जो है वो यूनिफॉर्म है और पुली रोटेट कर रही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सीलरेशन जो है वो ये आ जाता है, ठीक है सर, ओके। इसके बाद क्या आती है, इसमें आती है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग हमें क्या क्या रखना, प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू हमेशा आर ओमेगा होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा। ये क्या है, v जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ओमेगा जिससे रोटेट कर रहा है प्योर रोलिंग में, हमारे पास ये ध्यान रखना है। जहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होता है वो कभी भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है, ये भी प्योर रोलिंग में याद रखना होता है। ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, ये भी प्योर रोलिंग में लगता है, सिंपल सी बात, ओके सर जी, ये बात अपने को समझ आती है, अच्छा लगा यहाँ तक। तो ये हमारे पास हमने अभी तक रोटेशन की जो बात है यहाँ तक कंप्लीट कर ली। तो यहाँ तक हमारी मैकेनिक्स जो है वो कंप्लीट हो गई है, केवल और केवल 38 मिनट में हमने कंप्लीट मैकेनिक्स का रिवीजन जो है वो कर लिया है।
तो आई होप आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया ना तो कमेंट जरूर करके बताना कि यार कंप्लीट मैकेनिक्स जो है हमने 40 मिनट के आसपास में रिवाइज कर ली है। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लोएस्ट प्राइसेस जो है आपके लिए अवेलेबल है। 4499 में आपको 2027 की प्रिपरेशन और जो हमारा 8499 में आपको 2028 की प्रिपरेशन कंप्लीट इतना सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। कोड यूज़ कर लो SBJAA, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना और वीडियो पे अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलो बाय बाय।